अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले प्रोग्राम में हमें आपको बताना है कि पाकिस्तान में सैलाब से, जैसा कि आप जानते हैं कि लाखों लोगों के ख्वाब जो हैं वो पानी के नज़र हो गए हैं। अभी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इसका नोटिस लिया गया है। हंगामी $107 मिलियन की इमदाद जो है वो भी दी गई है। लेकिन साथ ही साथ बताना हमें आपको ये भी है कि जो एंटोनियो गुतेरेस हैं वो भी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, वो भी पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। इत्तलात हम तक पहुँच रही हैं। 9 तारीख को उनका जो दौरा है वो स्केड्यूल्ड है। पाकिस्तान पहुँचेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या मसरूफियात रहेंगी, प्रोग्राम में इस पर भी हम बात कर रहे होंगे। लेकिन अभी जो बाकी दीगर जगहों से इमदाद पहुँची है उस पर कुछ बात कर लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के हवाले से आज जब ये खबर आई है तो पाकिस्तान में इसका खैर मकदम किया गया है। ज़ाहिर है पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसी शख्सियत जो हैं पाकिस्तान का दौरा करें, ताकि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो दुनिया भर के सामने आ सके कि कितना नुकसान हुआ है। अच्छा नाज़रीन, जो UN सेक्रेटरी जनरल हैं उनके मुताबिक कहा ही जा रहा है, जो इत्तलात हम तक आ रही हैं, कि वो सैलाब से शदीद मुतासर जो इलाके हैं वहाँ का दौरा करेंगे। बेघर जो ख़ानदान हैं कुछ, उनसे मुलाकात भी करेंगे। इंसानी हमदर्दी के शराकतदारों के साथ हुकूमती इमदादी काविशों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया जाएगा जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन इससे पहले जो फ्लड रिस्पॉन्स प्लान है उसका ऐलान करते हुए वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी रहनुमाओं को बताया कि रवां साल होने वाली जो मानसून बारिशें हैं वो गैर मामूली थीं। 72 अजला में 3 करोड़ से ज़ायद अफराद को सैलाबी सूरत हाल का सामना है और सैलाब मुतासिरीन को साफ़ पानी और खाने की अशिया तक रसाई मुश्किल हो गई है। बारिशों और सैलाब से मईशत को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली और तामीर नौ को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर आलमी रहनुमाओं की जानिब से बहुत सारी यकीन दहानियाँ पाकिस्तान के लिए कराई गई हैं। कहाँ से कितनी मदद आ सकती है, कहाँ से कितनी इमदाद पहुँची है पाकिस्तान के लिए, ये सारी चीज़ें हमने एक रिपोर्ट के अंदर समोई हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हमारे साथ PTV के नुमाइंदा मौजूद होंगे जो मज़ीद डिटेल से आगाह करेंगे। पैकेज देखते हैं पहले। वज़ारत ख़ारिजा में पाकिस्तान फ्लड रिस्पॉन्स प्लान का ऐलान इस्लामाबाद और जनेवा से बैक वक्त कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए आलमी बिरादरी से $160 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील कर दी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इस्लामाबाद और जनेवा से इस अपील का बैक वक्त इजरा करते हुए वीडियो पैगाम में कहा कि इस जनूबी एशियाई मुल्क में कई मिलियन शहरियों के घर तबाह हो चुके हैं। स्कूलों और सेहत आमा के मराकज की तबाही के अलावा करोड़ों लोग अपने रोजगार से भी महरूम हो गए हैं। इन तकलीफ देह हालात में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को आलमी बिरादरी की इज्तिमाई, तरजीही और फौरी मदद की जरूरत है। बैनुल अक़वामी बिरादरी का फर्ज है कि गैर मामूली हद तक तबाही का सामना करने वाले पाकिस्तान की खुलकर मदद की जाए। The government of Pakistan has asked for the international community's help. Let us work together to respond quickly and collaboratively to this colossal crisis. Let us all step up in solidarity and support to the people of Pakistan in their hour of need. वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। मवासलाती निज़ाम और फसलें बर्बाद हो गईं और मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा है। मुतासिरीन के लिए खुराक, छत की फराहमी और बहाली बड़ा चैलेंज है। आलमी बिरादरी हमारी मदद करे। We are facing today has been no above average monsoon. It is an entirely new level of climate-led catastrophe. Since mid-June, in fact, Pakistan has been battling with one of the most severe, totally anomalous cyclones of territorial monsoon weather. Rainfall during this period has been equivalent to 3 times the 30-year national average, with many areas challenged with facing down 5 to 6 times and even more. तकरीब में चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने हालिया बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात पर शुराका को ब्रीफिंग दी। तकरीब में गैर मुल्की सफीर और हाई कमिश्नर ने भी शिरकत की। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक ने भी सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद और ताउन का यकीन दिलाया। तकरीब के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जोलियान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि लाखों लोगों को उनकी मामूल की जिंदगी की जानिब लौटने में मदद करें।
नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की अपील पर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक समेत मुख्तलिफ जो आलमी इदारे हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान की इमदाद का सिलसिला अभी भी जारी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 1 घंटे में अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से तकरीबन 1 खरब 30 अरब रुपए जमा कर लिए हैं। अमेरिका ने वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अपील के बाद पाकिस्तान को 6.5 अरब रुपए की इमदाद दी है। नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आलमी इदारा सेहत है, यूनिसेफ है, हिलाल अहमर है, रेड क्रॉस है, गर्ज़ के आप किसी भी तंजीम का नाम लीजिए जो काम कर रही हैं दुनिया भर में कहीं भी इंसानी हुकूक़ के लिए, इंसानी जो अलमी इस तरह के जन्म लेते हैं उनमें लोगों को हेल्प आउट करने के लिए, उन तमाम ने पाकिस्तान की यहाँ पर मदद के लिए बिल्कुल मुस्बत जवाब दिया है और मदद की भी है। चीन है, तुर्की है, अमेरिका है, बरतानिया है, आज़रबाईजान है, सऊदी अरब है, कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक तमाम ने फौरी इमदाद का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो रुकन ममालिक हैं उनकी जानिब से नक़द इमदाद के अलावा टेंट, अद्वियात, खाने पीने की अशिया समेत दीगर अहम इमदादी सामान जो है वो भी पहुँचाया जा रहा है ताकि सैलाब मुतासिरीन के ज़ख्मों पर मरहम रखा जाए। लेकिन इस सब इमदाद के दौरान हमें अपना जो हिस्सा है वो डालना नहीं भूलना है। हमें अपने अपने तौर पर कुछ ना कुछ अपने मुतासिरीन बहनों और भाइयों के लिए लाजमन करना है, जो आप जैसे बहुत सारे लोग यकीनन कर भी रहे हैं। अब जी, इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है, इस पर तो हम आपको आगाह कर चुके हैं। ये जो आज फ्लड रिस्पांस प्लान का ऐलान किया गया है वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से, इस पे बात कर लेते हैं। और फिर ख़ास तौर पर एंटोनियो गुतेरेस जो पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, विज़िट करने जा रहे हैं, इंतहाई अहम विज़िट, जिसकी भी थोड़ी देर पहले इत्तलात आई PTV की स्क्रीन पर आपने देखा भी, उसी बारे में मैं बात करूँगी। जी, ज़ीशान भट्टी से नुमाइंदा हैं PTV के और इस वक्त वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम सलाम आसमा। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया। मुझे अंदाज़ा है दिन भर की मसरूफ़ियत के बाद इस वक्त आपको हमने ज़हमत दी है कि आप हमसे भी कोई डिटेल शेयर करें। पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रा मुझे एंटोनियो गुतेरेस के इस दौरे के हवाले से अगर आगाह कर सकें। 9 तारीख अभी तक जो हम तक इत्तलात पहुँची हैं वो आ रहे होंगे, क्या मसरूफ़ियात रहेंगी, किन इलाकों में जाएंगे, बलूचिस्तान जाएंगे, KPK जाएंगे, पंजाब जाएंगे, कहाँ विज़िट करेंगे, किन लोगों से मिल रहे होंगे? जी बिल्कुल आसमा, चूँकि आज जो फ्लड रिस्पांस प्लान का ऐलान किया गया है उसमें भी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का जो एक स्टेटमेंट थी, पंचिंग लाइन थी उनकी, और उन्होंने अपील जो की थी उसमें अगर आज ये पाकिस्तान है तो कल कोई और भी मुल्क हो सकता है, तो इसलिए इस सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम ममालिक बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, और काफ़ी ज़्यादा वो कंसर्न इस सैलाब से, चूँकि उन्होंने वीडियो लिंक से खिताब भी किया था। और उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि उन्होंने बिलाखिर तबाहकारियां जो है पाकिस्तान में सैलाब की, उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया है कि वो बजाते खुद का दौरा करें और तमाम तरह मामलात का जायजा लें। 9 सितंबर को जुमे को आइंदा पाकिस्तान पहुंचेंगे, 3 दिन उनका क़याम होगा, 11 सितंबर तक वो पाकिस्तान में रहेंगे। और इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान में मुतासरा इलाके हैं, जो ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं जहाँ तक उनकी रसाई मुमकिन हो सकेगी, वो खुद वहाँ पे जाके उनका दौरा करेंगे और लोगों से बजाते खुद वो मिलेंगे जो मुतासरीन हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनके मसाइल के आलमी बरादरी को एक ऐसा फोरम है जिससे हम आलमी बरादरी को आगाह कर सकते हैं बखूबी तरीके से कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है। चूँकि आपने जो मेंशन किया, पाकिस्तानी तो बढ़ चढ़ के इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, चूँकि अभी जो वसाइल हैं और जो तबाहकारियां हैं वो हमारे वसाइल से बहुत ज़्यादा बढ़ के हैं, तो वो हमारे होते हुए इमदाद से अलावा भी उसके लिए आलमी मदद की ज़रूरत होगी उससे निपटने के लिए। तो जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं वो यहाँ पे आके जायज़ा लेंगे तमाम मामलात का। इसके अलावा मुख्तलिफ तंजीमों से मुलाकात करेंगे, उनके मुख्तलिफ सूबों में दौरे करवाए जाएंगे जो ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं, उनके हवाले से तैयारी की जा रही है। चूँकि आज ही उनकी जानिब से पाकिस्तान आने का ऐलान भी किया गया है, तो इस हवाले से जहाँ जहाँ उनका दौरा प्लान होगा उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। चूँकि उन्होंने खुद, उनके जो तर्जमान थे, उन्होंने ये बात खुद वाज़ेह मेंशन किया है कि वो खुद जाके बजाते खुद लोगों से मिलेंगे और जायजा लेंगे और हवाले से आलमी बरादरी को आगाह करेंगे। और इसके अलावा चूँकि आगे सितंबर में एक बड़ा आलमी फोरम इजलास भी होने जा रहा है यूनाइटेड नेशन का, तो ये दौरा बहुत अहम, 20 से 24 सितंबर सरबराहान ममलिकत और मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए हारजा भी शिरकत करेंगे। तो उस इजलास से कबल एक बड़ा फोरम है UN, उस इजलास से कबल उनका पाकिस्तान का दौरा
اس وقت میں نہایت اہمیت کا حامل ہے, چونکہ وہ آ کے یہاں سے واپس جب جائیں گے اور اس بڑے اجلاس میں جب وہ اس میں شرکت کریں گے تو اس تمام تر صورتحال سے عالمی برادری کو آگاہ کریں گے اور پاکستان کی مدد کے لیے ایک بار پھر اپیل کریں گے, چونکہ آج انہوں نے جو پر کہ پاکستان کے اندر کیا سچویشن ہے, کتنی بڑی یہ مشکل اور آفت جو ہے یہ یہاں پر آن پڑی ہے, اور اس مشکل کی اس گھڑی میں, امتحان کی اس گھڑی میں پاکستان کے لوگوں کا ساتھ کس طرح سے دینا ہے, اور کس طرح سے جو دیگر ممالک ہیں ان کو اس بات پر قائل کرنا ہے. یہ جب اینتونیو دیکھ کر جائیں گے سچویشن تو ان کے لیے خاصا آسان رہے گا اس کو ڈسکرائب کرنا اور پھر لوگوں سے مدد کے لیے کہنا. اچھا ذیشان, وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا ذکر کچھ کر لیتے ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 1 گھنٹے کے بالکل قلیل وقت کے اندر اقوام متحدہ کے جو رکن ممالک ہیں ان سے 1.30 ارب روپے جمع کیے ہیں پاکستانیوں کے لیے. مشکل کی جو گھڑی ہے اس میں عالمی مدد کتنی اہمیت کی حامل ہے, خاص طور پر یہ جو مدد اکٹھی کی گئی ہے, اور پھر اب واٹ نیکسٹ, کیا لاہے عمل ہوگا, کس طرح سے یہ جو ساری امداد ہے یہ مستحقین تک پہنچائی جائے گی, کوئی چیک اینڈ بیلنس, کوئی ایسی چیز آج اس پریس کے اندر آپ کو دکھائی دی ہے جب ان سے بعد میں میڈیا سے بات بھی کی گئی ہے اس حوالے سے کہ جی کس طرح سے ہم یہ ممکن بنائیں گے کہ کوئی مستحق شخص جو ہے رہ نہ جائے مدد سے؟ جی بالکل, اس میں ایک تو طریقہ کار یہ اپنایا جائے گا چونکہ بڑے پیمانے پر آئی ہوئی ہے. اس وقت لوگوں کو مکانات جو ان کے گر چکے ہیں, گھر تباہ ہو چکے ہیں, اس کے علاوہ ان کو مالی مدد کی بھی ضرورت ہے اپنے روزمرہ کے معاملات چلانے. وزیر خارجہ نے یہ بات واضح منشن کی تھی کہ بنزین انکم سپورٹ کے تحت واضح شفافیت کے نظام کے تحت جو رقم ہے اس کی ادائیگی کی جائے گی, کیش پیمنٹس بھی کی جائیں گی. اس کے علاوہ مختلف گرانٹس کی مد میں جو گھروں کی تعمیر کے لیے رقم ادا کی جائے گی اس کے لیے طریقہ کار اپنایا جائے گا. اور انہوں نے یہ خاص طور پہ یہ بات منشن کی تھی کہ شفافیت کو برقرار رکھا جائے گا چونکہ عالمی برادری اعتماد کر رہی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں فنڈز کا اعلان کیا جا رہا ہے. اور اس وقت مالی مدد کے ساتھ ساتھ چونکہ پاکستان میں جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں ان کو ادویات, ٹینٹ اور خیموں کی بھی ضرورت ہے, تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی تعداد میں دوست ممالک جو ہیں, اسلامی برادر ممالک بالخصوص, اگر ہم یو اے ای کا ذکر کریں تو 5 خصوصی طیارے جو ہیں آج تک وہ مالی مدد لے کے علاوہ جو ادویات ہیں, ٹینٹ ہیں اور خوراک لے کے پہنچ چکے ہیں. اس کے علاوہ ترکی کی جانب سے بھی جہاز پاکستان آئے ہیں اور چین کی جانب سے بھی آج کراچی میں امداد کی کھیپ پہنچ چکی ہے. تو مالی مدد کے ساتھ ساتھ پاکستان یہ اپیل کر رہا ہے چونکہ ادویات کی ضرورت ہے, مختلف وبائی امراض جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں بارشوں سے, اور جو دیہی علاقہ جات ہے جہاں پہ ابھی تک سہولیات نہیں پہنچائی جا سکی وہاں پہ ابھی تک مطلب بالکل بیسک جو ضروریات ہوتی ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے ممالک جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں, اور مختلف طیارے جو ہیں, جہاز جو ہیں, ان کے ذریعے ساری چیزیں بھیجی جا رہی ہیں. اچھا, ایک بہت سوال جو بار بار کیا جا رہا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے اس جانب اشارہ کیا, بلاول بھٹو سے جس طرح سے سوال بھی ہوا اور جس طرح سے انہوں نے یہ جب اناؤنس کیا جا رہا تھا یہ نیشنل فلڈ رسپانس سینٹر کے قیام کا, تو انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ کس طرح سے مدد دی جائے گی. ایشیائی ترقیاتی بینک ہے, عالمی بینک ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہم کچھ نہ کچھ فنڈز جو ہیں انہوں نے مختص کیے ہیں. اب یہ جو تعمیر نو کا عمل ہے اس کے لیے کیا ڈائریکٹ فائنانسنگ ہو رہی ہوگی, براہ راست فائنانسنگ ہو رہی ہوگی, کیا طریقہ کار, کیا لاہے عمل اپنایا جائے گا اس کے لیے؟ چونکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اس وقت کام کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کی سربراہی میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ اس تمام تر معاملات پہ کام کر رہی ہے. جائزہ لیا جا رہا ہے نقصانات کا, اور جتنے بھی نقصانات کا جائزہ حتمی لیا جائے گا اس کے بعد مرحلہ وار جو ہے کام شروع کیا جائے گا. چونکہ عالمی ادارے جو ہوتے ہیں, خصوصی طور پہ اگر ورلڈ بینک, ایشیا ترقیاتی بینک کی بات کریں تو براہ راست جو ہے رقم وہ جو امداد دی جاتی ہے وہ منصوبوں کے تحت دی جاتی ہے. مختلف جو تنظیمیں ہوتی ہیں, مختلف ادارہ جات جو ہوتے ہیں وہ ترقیاتی کاموں کی صورت میں, وہ مختلف پروجیکٹس کی صورت میں وہ دی جائے گی تاکہ تعمیر نو کا کام مکمل کیا جا سکے. اور اس پہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے انہوں نے آج تفصیلی تمام ہائی کمشنر جو مختلف ممالک کے پاکستان میں موجود ہیں, اس کے علاوہ جو سفیر ہیں مختلف ممالک کے, ان کو تفصیلی اجلاس میں بریفنگ دی ہے. اس کے علاوہ جنیوا میں بیک وقت یہ اجلاس بھی ہو رہا تھا جس میں تمام مستقل جو مندوب ہیں مختلف ممالک کے, اقوام متحدہ رکن ممالک کے, انہوں نے بھی شرکت کی ہے. تو بڑی انہوں نے ڈیٹیل میں چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل نواز اختر نے یہ بریفنگ دی ہے, اور اس میں تمام تر جو پلاننگ کی جا رہی ہے اور جتنا تخمینہ لگایا جا رہا ہے اس حوالے سے آگاہ کیا, اور جو نقصانات ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی آگاہ کیا ہے. نہ صرف مکانات بلکہ فصلیں بڑی تعداد میں تباہ ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی ان کو آگاہ کیا گیا, جبکہ لائف سٹاک جو ہے
وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے, جانوروں کی اموات ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے یہ تمام تر صورتحال ان کا حتمی جائزہ لیا جا رہا ہے, چونکہ ابھی کچھ علاقے ایسے ہیں, بلاول بھٹو وزیر خارجہ نے یہ مینشن کیا کہ ابھی ہر جگہ پہ پانی نکالنا بھی ممکن نہیں ہو رہا, کئی ہفتے لگ سکتے ہیں پانی کی نکاسی میں. تو اس لیے ان جگہوں پہ بھی ابھی اندازہ لگایا جا رہا ہے, اور حتمی اندازہ جو ہے وہ آئندہ چند ہی دنوں میں ہوگا, کیونکہ بارشوں کا سلسلہ ابھی تھما ہے کچھ علاقوں میں جہاں پہ ممکن نہیں تھا اندازہ لگانا. فی الحال وقتی طور پہ ریسکیو کا عمل جاری تھا. یہ جو انسان اندازہ لگانے کا عمل ہے, یہ جو تعمیر نو کا عمل ہے, اس میں جو باقی ممالک ہیں وہ صرف ہمیں مالی معاونت دے رہے ہوں گے, یا کچھ جو ممالک ہیں ان کی ٹیمز بھی یہاں پر پہنچ سکتی ہیں؟ بہت سارے ایسے ممالک جہاں جن کو زلزلوں کا بہت سارا سامنا رہتا ہے, سیلابوں کا بہت سارا سامنا رہتا ہے, ان کی ٹیمز بڑی اچھی ہیں, مینجمنٹ بہت زبردست ہے. کیا ان سے کوئی اس طرح کی مدد بھی لی جائے گی کہ ان کی کچھ ٹیمز پاکستان پہنچ جائیں تاکہ جو عمل ہے اس کو تیز کیا جا سکے؟ یہ بتا دیجیے گا. پھر 10 کروڑ یوان کا اعلان کیا گیا ہے چائنا کی جانب سے, کچھ طیارے بھی پہنچے ہیں کراچی میں, خیمے لے کر ادویات پہنچے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ خاص طور پہ میں چائنا کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ چائنا تو ہمارے ہر مشکل وقت کا ساتھی رہا ہے ہمیشہ سے, اس کی جانب سے بھی بڑی مدد کا اعلان آیا ہے سامنے. ذیشان جی بالکل, چینی صدر نے بھی وزیر اعظم اور صدر مملکت کے نام ہے, اور جتنے نقصانات ہوئے اس حوالے سے افسوس کا بھی اظہار کیا ہے, اور سارے تعزیت بھی کیا ہے. جو مالی مدد ان کی جانب سے کی جا رہی ہے, اور جو ضروری اشیاء ہیں اس کی بھی مدد کی جا رہی ہے. وہ خصوصی طیارے تو پہنچ گئے, اور جیسا کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ مختلف فنڈز جو ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوگا, تو بالکل ایسی ہی بات ہے کہ کچھ ممالک کے یہاں پہ نمائندے پہنچ گئے ہیں. یو ایس ایڈ امریکہ کی جانب سے جو مدد کا اعلان آج کیا گیا ہے $30 کروڑ کا, وہ یو ایس ایڈ کے حوالے سے, وہ یو ایس ایڈ جتنے پروجیکٹ ہوں گے اس کو وہ رقم ادا کی جائے گی, اور وہ پاکستان کے مختلف حصوں میں کرے گا. تو آج وہ یو ایس ایڈ کی ٹیمیں بھی جائزہ لینے پاکستان میں موجود ہیں. اس کے علاوہ جیکا جو ہے ٹیم ہے, جب وہ بھی پاکستان میں مختلف جگہوں کا دورہ کرے گی, اور وہ بھی یہ رقم جو ہے وہ مختلف مقامات پہ خرچ کرے گی, اور تمام تر صورتحال کا جائزہ بعد پھر یہ رقم طریقہ کار اپنایا جائے گا کہ کس منصوبے کے تحت اور کن ترقیاتی کاموں کے تحت اور تعمیر نو کے لیے رقم مختص کی جائے مختلف اداروں کو. ٹھیک ہے, یعنی اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ مستحقین تک یہ جو رقم ہے یہ پہنچے, جو لوگ اس کے حقدار ہیں ان تک پہنچے, تعمیر نو کا جو کام ہے وہ ہو سکے, اور یہ جو پیسہ ہے اس پر چیک اینڈ بیلنس بھی ہو کہ اگر اتنی بڑی امداد آ رہی ہے تو وہ جا کہاں رہی ہے. بہت شکریہ ذیشان بھٹی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. مہربانی آپ کی کہ آپ اس وقت سارا دن بزی رہنے کے باوجود بھی آپ نے وقت نکالا, ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کیا. کچھ چیدہ پوائنٹس تو ہمارے پاس تھے, تفصیلات آپ نے بتائی ہیں. اچھا جی, ایک اچھی خبر جو کل پاکستان کے لیے آئی تھی وہ یہ تھی کہ عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کے لیے $1 ارب 17 کروڑ کی منظوری دے دی تھی. ناظرین, IMF کا یہ جو ایک بہت بڑا پلان ہے, اس کا بہت ہی دنوں سے ہم ویٹ بھی کر رہے تھے. بہت ساری چمگوئیاں ہو رہی تھیں, بہت ساری قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں, پاکستان کو یہ مدد ملے گی نہیں ملے گی, لیکن اب ظاہر ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے, اور IMF پروگرام کے تحت 7واں اور 8واں جو اقتصادی جائزہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اس بارے میں ہم تک جو بھی اطلاعات پہنچ رہی ہیں ہم آپ تک گاہے پہنچاتے جا رہے ہیں. پاکستان کو یہ رقم جو ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر مل جائے گی. ایگزیکٹو بورڈ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے مالی اور بیرونی حالات بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں, اور پاکستان کے ساتھ پروگرام جو ہے یہ جون 2023 تک جاری رہے گا. اچھا ناظرین, اب جو معاشی ماہرین ہیں انہوں نے IMF کی جانب سے پاکستان کے لیے قسط کی منظوری کو بہت ہی خوش آئند قرار دیا ہے, اور ظاہر ہے یہ ہے بھی خوش آئند بات, کیونکہ اس سے ملکی معیشت کو سہارا ملے گا, اور سر مبادلہ کی جو ذخائر ہیں ان میں بہت زیادہ بہتری آئے گی. جب میں اور آپ بہت سارے دنوں سے سن رہے تھے اب کہ ڈالر جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے, روپے کی قدر بہت نیچے آ رہی ہے, ایسا کس لیے ہو رہا تھا؟ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بہت تیزی سے ڈیفالٹ ہونے کی جانب بڑھ رہا تھا, اور ظاہر ہے ہمارے پاس اتنے بڑی تعداد میں زر مبادلہ کے ذخائر موجود نہیں تھے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا چلا جا رہا تھا, اور ڈالر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. لیکن حکومت کی جانب سے اس کے لیے بہت ساری ایفرٹس کی گئی ہیں. ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں موجودہ حکومت کی جانب سے, اور IMF نے پاکستان کی جانب سے ان اقدامات کو کتنا سراہا ہے, آج اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے, آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں.
IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर जारी करने का फैसला किया है। एलामिया के मुताबिक IMF प्रोग्राम के तहत 7वां और 8वां इक्तिसादी जायजा मुकम्मल कर लिया गया है। IMF ने एतराफ किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने माली बैरूनी हालात बेहतर करने के लिए इकदाम किए हैं। हाल ही में मंजूर करदा बजट पर अमल दरामद तरजीह होनी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 जुलाई 2019 को पाकिस्तान के लिए 6 अरब डॉलर की मंजूरी दी गई थी, ताहम अब तक निफ्स रकम ही मिल सकी है। इस माहिदे के तहत पाकिस्तान को 3 बरस के अरसे में 6 अरब डॉलर की रकम दी जाना थी। रवां साल फरवरी के बाद नई किस्त के लिए मार्च में माहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाना था। गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से तयशुदा मुआशी अहदाफ पूरे करना मुश्किल हो गए थे, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम खतरे में पड़ गया था। मौजूदा हुकूमत की कोशिशों के बायस IMF प्रोग्राम दोबारा बहाल हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रोग्राम की मुद्दत और कर्ज को बढ़ाया गया है। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम जून 2023 तक जारी रहेगा। पाकिस्तान को अब मजबूरी तौर पर 6.5 अरब डॉलर दिए जाएंगे। एलामिये में बताया गया कि पाकिस्तान ने माली और करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने के लिए अहम इकदाम किए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि IMF प्रोग्राम की बहाली मईशत के लिए अहम है, लेकिन ये मंजिल नहीं, एक मरहला है जो मुल्क को मुआशी बहाली के रास्ते की तरफ ले जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुआशी जंजीरों के चुंगल से निजात का वाहिद रास्ता ढांचा जाती इस्लाहात हैं। मुआशी खुद इन्हिसारी के लिए हमें दिन रात मेहनत करना होगी। मुआशी माहिरीन ने IMF प्रोग्राम की मंजूरी को मुल्की मईशत के लिए खुश आइंद करार दिया है और साथ ही उम्मीद की है कि जल्द ही दोस्त ममालिक से भी डॉलर मौसूल हो जाएंगे, जिससे सूरत हाल में मजीद बेहतरी का इम्कान है। सूरत हाल में जी मज़ीद बेहतरी का इम्कान है, लेकिन ये बेहतरी कब तक आएगी, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी, बहुत सारे जो सख्त फैसले किए गए मौजूदा हुकूमत की जानिब से, इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से, उससे बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दिए थे। ये सारी चीज़ें हम पूछ लेते हैं जी इरम अब्बासी साहिबा से, जर्नलिस्ट हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक हैं और इस वक्त वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम अब्बासी साहिबा। जी वालेकुम सलाम। इरम साहबा बहुत शुक्रिया। अच्छा इरम, चूँकि आप वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक हैं, पाकिस्तान को लेकर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है ये इदारा रिपोर्टिंग कर रहा होता है, बता रहा होता है कि अवाम जो हैं वो बढ़ने वाली महंगाई से किस तरह पिस रहे थे, अवाम जो है वो रुपए की कदर में कमी की वजह से किस कदर परेशान थे, डॉलर की में जो इजाफा होता चला जा रहा था उससे सूरत हाल कितनी गंभीर हो रही थी, पाकिस्तान की मईशत को कितना नुकसान पहुँच रहा था। ये सारे जो सख्त फैसले हैं उनके बाद IMF प्लान का बहाल होना कितना खुश आइंद है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए? इरम देखिए, पाकिस्तान की इंतज़ामिया खुद ये कह चुकी थी और जैसे कि मौजूदा हुकूमत ने ये जवाब भी बताया कि उनका इमरान खान को नो वोट कॉन्फिडेंस लाकर उनके निकालने का मकसद भी यही था, जो उनका अपना मौक़िफ़ है कि वो चाहते थे कि मईशत को जो नुकसान पहुंच रहा है या जो IMF का प्रोग्राम उनकी हुकूमत में रुक गया था उसको बहाल करने की कोशिश की जाए। और ख़ुद ही हुकूमत ये कह चुकी है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था पाकिस्तान की मईशत को, अब जबकि सैलाब ज़दगान भी हैं हमारे पास जिनके लिए पाकिस्तान ने उनकी भी मदद करनी है, उससे भी पाकिस्तान को माशी नुकसान पहुँचेगा और पहुँच रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में IMF पे नज़रें पाकिस्तान में लगी हुई थी और जैसे कि हम जानते हैं कि जुलाई में पहला स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट जो तय पाया था उसमें भी पाकिस्तान हुकूमत का यही मौक़िफ़ था कि उनको इस पैकेज की अशद ज़रूरत है कि इसको बहाल किया जाए। और जब स्टाफ लेवल की मीटिंग जुलाई में यहाँ वाशिंगटन में हुई और उसमें ये तय पाया कि अगस्त में जो है IMF रिव्यू करेगा 7th and 8th और उसके बाद जो है ये देखा जाएगा कि क्या ये पहली किस्त जो है वो पाकिस्तान को उसका पैकेज बहाल करके दी जाएगी या नहीं। और जब ये फ़ैसला आया तो हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत जो है उसने इसको एक खुशाइन कदम करार दिया और उनका मौक़िफ़ यही था कि जो वो कोशिशें कर रहे थे वो किसी हद तक कामयाब हुए हैं। लेकिन माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म सलूशन है पाकिस्तान के लिए, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि जब IMF का अप्रूवल आ जाता है तो माहिरीन के मुताबिक जो बाकी इंटरनेशनल डोनर्स हैं, लेंडर्स हैं, यानी जो कर्ज देते हैं या माली मदद करना चाहते हैं, उनके लिए भी राह हमवार हो जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत जैसे कि ख़ुद भी कह चुकी है कि अब उन्हें उम्मीद है कि बाकी जो उनके दो तरफ़ा ताल्लुकात अपने दोस्त ममालिक से हैं उनसे भी वो मदद लेने में कामयाब होंगे। ये कब होगा, किन फेजेज़ में होगा, ये
ऑब्वियसली हुकूमत ही को पता होगा, बट अभी तक कहा यही जा रहा है, आपको भी पता है कि वो यही कह रहे हैं कि उनके दोस्त ममालिक, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाइना हो, वो मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और ये कैश पाकिस्तान को जो उसको चाहिए फिस्कल ईयर गुजारने के लिए, वो बज़ाहिर स्टेट बैंक के मुताबिक उनके पास लग रहा है कि मौजूद हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ किसी भी मुल्क की मईशत के लिए वो ये है कि उस मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उसके इंपोर्ट से बहुत ज़्यादा हों। बहुत सारे ममालिक जिन्होंने तरक्की की है, हम जानते हैं कि उनकी तरक्की की, उनकी मईशत की तेज़ रफ्तारी की वजह यही चीज़ रही है। पाकिस्तान में इसको लेकर हम बहुत ज़्यादा सुनते चले आए हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएंगी, इंपोर्ट्स जो हैं वो कम की जाएंगी। पिछले दिनों पाबंदी भी लगाई गई कुछ ऐसे आइटम्स पर जो बाहर से मंगवाए जाते थे, लेकिन वो खैर वो पाबंदी जो है हटा ली गई। आप क्या समझती हैं, क्या हालात आप पाकिस्तान के देखकर हमें बता सकती हैं कि कुछ ऐसे इक़दामात जो पाकिस्तान कर सके जिसकी वजह से रुपए पर जो प्रेशर है वो हट सके और डॉलर की जो कीमत है वो कम हो, रुपया जो है वो मुस्तहकम हो रहा हो? इरम साहिबा पाकिस्तानी। जी, देखिए आईएमएफ का भी जो डील पाकिस्तान के साथ हुई है, उसमें आईएमएफ ने बहुत क्लियर किया है कि क्या स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान को लेने पड़ेंगे, जिसमें टैक्स रिफॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, क्योंकि ये वो रिफॉर्म्स हैं जो कि जब तक पाकिस्तान नहीं करेगा तब तक ना सिर्फ आईएमएफ के साथ डील को बरकरार रख पाएगा, बल्कि साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं पाकिस्तान की मेशत के लिए, वो भी आईएमएफ के और जितने भी आपके इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक इदारे होंगे उनके मुताबिक पाकिस्तान के पास यही सॉल्यूशन है कि वो रिफॉर्म्स हैं जो कि उनके मुताबिक सियासी मकासद की वजह से कभी कभी जो है नाक़िदीन कहते हैं कि उन पे तवज्जो नहीं दी जा सकती। तो आईएमएफ भी बहुत क्लियर है, और आईएमएफ के साथ भी पाकिस्तान की डील तभी मुमकिन हो पाई जब पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई कि वो इस तरह के इक़दाम उठाएगा जिससे जो है पाकिस्तान की मीशत को ना सिर्फ सहारा मिले बल्कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी मिले। और हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं मिफ्ता इस्माइल, उनको अपनी पार्टी के अंदर से भी तनकीद का सामना करना पड़ा जब उन्होंने सख्त इक़दामात उठाए ताकि आईएमएफ के साथ जो शराइत हैं वो उनको मुकम्मल किया जाए, उन मुतालबात को पूरा किया जाए, जिसके नतीजे में फिर ये डील भी हमने देखा मुमकिन आई। तो इसमें जैसे कि आईएमएफ भी कह चुका है, इंटरनेशनल इदारे भी कह चुके हैं, माहिरीन भी यही कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान अपनी टैक्स रेवेन्यूज़ को नहीं बढ़ाता और जब तक जो है पॉलिटिकल और स्ट्रेंथन स्ट्रक्चर नहीं होता मईशत का, तब तक जो है कहीं से भी पाकिस्तान को अगर इमदाद मिल भी जाए इस वक्त तो वो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होगा। और बेशतर माहिरीन, और आप देख भी सकते हैं तारीख़ में कि बहुत सारे ममालिक जो आईएमएफ के पास गए हैं, जब तक उन्होंने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं अपनी मईशत को बढ़ाने के लिए और उसको मजबूत करने के लिए किए, तो उनमें से बेशतर दिवालिया हुए हैं। बेशतर दिवालिया हुए हैं। पाकिस्तान भी दिवालिया होने के करीब था लेकिन उसको बचा लिया गया, और जैसा कि ख़ुद भी आपने जिक्र किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये एक मरहला है जो हमने तय किया है, ये कोई मंजिल नहीं है कि इसी तरह से हम आईएमएफ से कर्ज़ लेते रहें। इरम साहिबा, ज़रा मैं ये चाहूँगी, हर पाकिस्तानी की तरह हमारे जहन में भी ये सवाल है और हम आपसे ये पूछना भी चाह रहे हैं कि आपको ये लगता है कि पाकिस्तान कभी आईएमएफ के, हम तो इसको यहाँ पर चुंगल ही बोलते हैं तो मैं यही लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहूँगी माजरत के साथ, अगर किसी को ये लफ्ज़ के ना गुजरे, कि इस चुंगल से कभी पाकिस्तान निकल पाएगा? और अगर हमें निकलना है आईएमएफ से, हमें अपने पाँव पर खड़ा होना है, तो आप क्या समझती हैं कि वो फौरी कौन से ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं, फौरी कौन से ऐसे इक़दामात हो सकते हैं जो पाकिस्तान को लेने चाहिए? देखिए, हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने अब तक जो है आईएमएफ से, ये पाकिस्तान का 23rd लोन है जो कि उसने लिया है। इससे पहले 22 लोन जो है पाकिस्तान आईएमएफ से ले चुका है, और ग़ालिबन 1958 में पहली बार था जब जनरल अयूब जो हैं वो आईएमएफ की तरफ गए थे, एक डील मटेरियलाइज़ हुई थी, लेकिन उस वक्त पैसे नहीं लिए गए। लेकिन उसके बाद कुछ सालों बाद जो है आईएमएफ से जो है जनरल अयूब ने पैसे लिए, और उसके बाद बाकायदा पाकिस्तान जो था वो आईएमएफ का क्लाइंट बन गया था। तो आईएमएफ का, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब तक माहिरीन जानते हैं, हमारे यहाँ जो बैठे हुए इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान में या अमेरिका में, कोई भी इकोनॉमी ज़ाहिर बात है तभी बढ़ती है जब उनकी वहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको मजबूत किया जाए। और यहाँ पे भी जो वाशिंगटन में जिन नाक़िदीन से हम बात करते हैं उनका यही कहना है कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो मईशत की तरक्की से जुड़ा है, और जिस मुल्क में ये दोनों चीज़ें साथ हैंड बाय हैंड चलें तभी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सियासी
काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक किसी भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होता है, वहाँ की मईशत जो है वो मुस्तहकम नहीं हो सकती है। बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी साहिबा, जर्नलिस्ट, वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक। आप मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रही थी, अपना तज्ज़िया शेयर कर रही थी। थैंक यू सो वेरी मच। इरम अब्बासी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी जी। सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि किसी भी मुल्क के खुशहाली के लिए, वहाँ पर अमन के क़याम के लिए। और अब हम एक ऐसे मुल्क की बात करने जा रहे हैं जहाँ सियासी इस्तेहकाम आता हुआ हमें दिखाई नहीं देता है। मैं बात कर रही हूँ इराक की, जहाँ की बाअसर तरीन शख्सियत कहलाने वाले मुक्तदा अल सदर के सियासत छोड़ने के ऐलान के बाद से आदम इस्तेहकाम के शिकार इस मुल्क में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। जो मजहबी रहनुमा हैं, उनके सैकड़ों मुश्तिल पैरोकारों ने सरकारी महल पर धावा बोल दिया। मुल्क की ग्रीन जोन में सारी रात फायरिंग होती रही, शेलिंग का तबादला जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में अब तक 30 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी गई है। लातादाद लोग जख्मी हैं। मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू के बावजूद क्या सिचुएशन है, ये हम इस वक्त आपको विंडो में दिखा रहे हैं। पुरतशद्दुद मुज़ाहरे यहाँ पर हो रहे हैं और इन मुज़ाहरों को रोकने के लिए मुक़्तदा सदर ने अपने हामियों से ग्रीन जोन से दस्तबरदार होने की अपील की है। जैसे पाकिस्तान के अंदर रेड जोन कहते हैं कुछ एरियाज़ को, उसी तरह से वहाँ पर एक ग्रीन जोन है जहाँ पर उनका महल वाक़ है, वहाँ पर उनके हामियों ने धावा बोल दिया था। अब जो इराक़ के निगरान वज़ीर आज़म हैं और अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसकी जानिब से अपील की जा रही है कि इस तरह की जो सूरत हाल है वो नहीं होनी चाहिए है, इन मुज़ाहरों को रुकना चाहिए। और अगर कई मुज़ाहरे हो रहे हैं तो उन पर तशद्दुद के ज़रिए काबू पाने के लिए कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अच्छा, आपको बताएं कि मुक़्तदा सदर ने चंद दिन कबल ऐसी तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं से सियासत छोड़ने की अपील की थी जो इराक़ पर अमरीकी हमले के बाद से सियासी मैदान में सरगर्म रही हैं। अपनी इस अपील के 2 रोज़ बाद उन्होंने खुद ही सियासत से किनारा कश होने का ऐलान कर दिया था और उसके बाद ये तमाम तर सूरत हाल देखी जा रही है। मामला क्या है असल में, ये क्यों मुक़्तदा सदर जो हैं वो लोगों से कह रहे थे कि जी आपने चूँकि ये जो भी कुछ अमेरिका ने इराक़ के अंदर किया है उसके बाद से आपकी सरगर्मियाँ तेज़ थी तो आपको सियासत से अलहदा होनी चाहिए, फिर खुद से क्यों अलग हो गए हैं और अभी क्या सिचुएशन है इराक़ के अंदर, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में। इराक के मशहूर मजहबी रहनुमा मुक्तदा सदर की सियासत से किनारा कशी के ऐलान के बाद मुल्क के दारुल हुकूमत बगदाद में असदर के हामियों के पुरतशद्दुद मुजाहरे 2 दिन से जारी हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक आलमी दीन के हामियों ने बगदाद के ग्रीन जोन पर रॉकेट से चलने वाले दस्ती बमों और मशीन गनों से फायरिंग की, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से भी जवाबी फायरिंग की गई। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के नतीजे में 30 अफराद हलाक जबकि कई 100 अफराद जख्मी हो चुके हैं। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि झड़पें मुक्तदा सदर की हामी अस्करी तंजीम अमन ब्रिगेड और इराकी फौज के दरमियान हुई। फौज ने मुख्तलिफ शहरों में बदअमनी के बाद मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। ईरान ने तशद्दुद के इस वाक़े के बाद इराक के साथ अपनी सरहद बंद कर दी है, जबकि कुवैत ने अपने शहरियों से फौरी तौर पर इराक छोड़ने का कहा है। बिगड़ती सूरत हाल के बाद मुक्तदा सदर ने अपने पैरोकारों को ग्रीन जोन से दस्तबरदार होने की अपील की है। इराक के निगरान वज़ीर आज़म और मुक्तदा के हामी मुस्तफ़ा अल काज़मी ने मुक्तदा सदर को मुहिब्बे वतन करार देते हुए इस अपील का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट पर कहा कि खून रेजी के खात्मे के लिए सदर की अपील ने तमाम इराकियों पर बातचीत में शामिल होने का इखलाकी फर्ज आयद किया। 2003 में इराक पर अमरीकी हमले के बाद मुक्तदा अल सदर के जंगजू अमरीकी फौज से लड़ने में पेश रहे। गुज़िश्ता 17 सालों में इराकी सियासत में एक अहम नाम बन चुके हैं। उन्होंने चंद रोज कबल ऐसी तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं से सियासत छोड़ने की अपील की थी जो इराक पर अमरीकी हमले के बाद सियासी मैदान में सरगर्म रहे। अपनी इस अपील के 2 रोज बाद उन्होंने खुद सियासत से किनारा कश होने का ऐलान कर दिया, जो कि इस सूरत हाल की वजह बना। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इराक में पार्लिमानी इंतखाबात हुए थे, जिसमें मुक्तदा अल सदर और उनके सियासी इत्तेहाद ने अक्सरियत हासिल की थी, लेकिन नए वज़ीर आज़म की तकर्री पर मुखालिफ शिया बुलाक के साथ पैदा होने वाले ताक़तुल के बाद उनके अराकीन पार्लिमान मुस्ताफ़ी हो गए थे। मुक्तदा अल सदर ने इस ताक़तुल के बायस हुकूमत साजी के मुज़ाकरात से ही दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से इनके सैकड़ों हामी पार्लियामेंट के बाहर धरना दिए बैठे हैं। जुलाई और अगस्त में 2 मरतबा इनके सैकड़ों कारकुन पार्लियामेंट की इमारत में घुस चुके हैं। वो इन चंद रहनुमाओं में शामिल हैं जो बहुत तेजी से लाखों अफराद को मुतहर्रिक करके सड़कों पर ले आने और मुंतशिर करने की सलाहियत रखते हैं।
इराक में अल जजीरा के ब्यूरो चीफ वरीद इब्राहिम का सूरत हाल पर कहना है कि मुक्तदाल सदर ने अपने हामियों से पीछे हटने का कहा जरूर है, लेकिन ये कहना कबल अज वक्त है कि इराक का सियासी तातुल अब खत्म हो चुका है। अब ये देखना बाकी है कि इराक की दीगर सियासी जमातें, खास तौर पर अल सदर के हामियों पर तशद्दुद करने वाली मुखालिफ जमातें क्या मौक़िफ़ अपनाती हैं। इराक की सूरत हाल पर ये रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा हम आपसे मुलाकात कर रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।